इस भाग में हम देख रहे हैं वागड़ का इतिहास। वागड़ में हम दो जिलों को लेते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। शुरुआत में जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमें ध्यान है कि यहाँ प्रतिहारों और परमारों का शासनकाल था। ठीक है। वागड़ में भी परमार रहे थे। परमारों से ये राज्य गुहिलों की एक शाखा ने हस्तगत कर लिया और गुहिलों के उस शाखा के जो सबसे पहले व्यक्ति थे उसका नाम था सामंत सिंह। सामंत सिंह, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये मेवाड़ के क्षेम सिंह का पुत्र था और सामंत सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके आसपास के इलाके को परमारों को हराकर जीत लिया था। ठीक है ना। इसके जीतने के बाद अपने को ये भी ध्यान में है कि नाडोल के कीर्तिपाल चौहान ने इसको मेवाड़ से निकाल दिया। ठीक है ना। इसलिए ये यहाँ आ गया था और थोड़े के समय के बाद गुजरात के भीमदेव सेकंड ने इसको यहाँ से निकाल दिया था और इस सामंत सिंह ने जो वागड़ राज्य स्थापित किया था उसकी राजधानी इसने कहाँ बनाई थी? बड़ौदा में। ठीक है ना। तो भीमदेव सेकंड ने इसको सामंत सिंह को वागड़ से निकाल दिया और वागड़ का राज जो है वो गुहिल वंशी था, एक विजयपाल और उसका पुत्र था अमृतपाल, उसको दे दिया। कहानियां कहती है कि सामंत सिंह इसके बाद चौहानों की शरण में चला गया और पृथ्वीराज तृतीय के साथ तराइन के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। तो वागड़ अभी किसके पास हो गया? विजयपाल और उसके पुत्र अमृतपाल। लेकिन थोड़े समय बाद सामंत सिंह के वंशज, सामंत के वंशज जयत सिंह 13वीं सदी ने इसने वागड़ का जो राज्य है ये वापस छीन लिया और इसके बाद जयत सिंह के उत्तराधिकारी हुए सिंहड़देव और देवपाल। इन दोनों ने भीलों और परमारों से इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से मुक्त करा दिया। देवपाल के बाद यहाँ राजा बना वीरपाल। वीरपाल का जो काल है वो 1286 से 1303 ईस्वी निश्चित किया जाता है। ये वो व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति था डूंगरिया भील, जो इलाका इसके कब्जे में था उसको इसने हरा दिया और डूंगरपुर जो है नगर को इसने जीत लिया। ठीक है ना। और इसके बाद ये जो व्यक्ति वीरदेव, इसका पुत्र था डूंगर सिंह। वीर सिंह और इसके पुत्र डूंगर सिंह ने डूंगरपुर को राजधानी बनाने का काम किया और डूंगरपुर के कई सारे भवनों और इसको व्यवस्थित नगर का रूप देने में डूंगर सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। और वागड़ की राजधानी बड़ौदा से ये कहाँ ले आए? डूंगरपुर में। ठीक है। चूंकि शुरुआत में ये लोग आहड़ से आए थे इसलिए
इनको इतिहास में अहेडिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये अहेडिया शब्द किससे निकला है? आहड़ से। अपने को ध्यान में है कि आहड़ मेवाड़ के गोहिलों की राजधानी भी रही थी। अल्लट ने इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है। इसके बाद डूंगर सिंह के बाद जो राजा बना वो कर्म सिंह, उसके बाद कान्हड़देव, फिर प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जो राजा बना उसने यहाँ पोतला तालाब, डूंगरपुर में पोतला तालाब और बांसवाड़ा के पास एक कस्बा है प्रतापपुर, इसकी स्थापना करवाई थी। इनके राजाओं के वंशक्रम चलता रहा। इनके बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी हमारे लिए अपेक्षित भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण राजा जो हुए हैं उनको हम देख रहे हैं। एक इस काल में गोपीनाथ, जिसका कार्यकाल 1424 से 47 रहा, ये कुंभा का समकालीन था, कुंभा का समकालीन। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये कहती है कि इस गोपीनाथ को गुजरात के आधिपत्य से पूर्ण रूप से कुंभा ने मुक्त कराया और इस गोपीनाथ ने भीलों को एक बार पुनः परास्त किया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये भीलों का मूल निवास स्थान है और इस वजह से बार बार भीलों के उपद्रव यहाँ होते रहते थे। ठीक है। तो गोपीनाथ ने गेप सागर डूंगरपुर में बनवाया। ठीक है। और सोमनाथ का मंदिर बनवाया। गेप सागर की पाल पे काली बाई की एक मूर्ति भी लगी हुई है और वहीं पास में सोमनाथ का मंदिर भी तालाब के किनारे स्थित है। ठीक है। गोपीनाथ के बाद राजा बना उदय सिंह। इसका काल रहा, ये एक महत्वपूर्ण शासक रहा। उदय सिंह 1497 से 1527। 1527 से हमको ध्यान में आता है कि ये जो है राणा सांगा के समकालीन था और खानवा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? खानवा के युद्ध में, राणा सांगा की तरफ से। पाती पेरवण में इन लोगों को भी बुलाया गया था। सारे राजे महाराजे जो है सांगा के पक्ष में इकट्ठे हुए थे और बाबर से उन्होंने लोहा लिया था। उदय सिंह ने अपने जीते जी क्या किया? अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो है उसने दे दिया अपने छोटे पुत्र जगमाल को और इसने जो है बांसवाड़ा में अपने राज्य का केंद्र बनाया। पश्चिमी भाग अपने को पता ही है कि डूंगरपुर राज्य ही था, डूंगरपुर, और ये दिया इसने अपने पुत्र पृथ्वीराज को। ठीक है। तो बांसवाड़ा की स्थापना हो गई इधर, और इधर जो है पृथ्वीराज के नेतृत्व में डूंगरपुर का चलता रहा काम। तो बांसवाड़ा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? उदय सिंह के पुत्र जगमाल को। ये उदय सिंह मेवाड़ के उदय सिंह नहीं है, ये वागड़ के ही उदय सिंह है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, यहीं देख लें। पृथ्वीराज के बाद एक शासक हुआ यहाँ आसकरण। ठीक है। इस आसकरण ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। हर किसी राज्य में इतना सामर्थ्य, इतनी क्षमता नहीं होती कि मेवाड़ की तरह लगातार मुगलों से संघर्ष करता रहे, और आसकरण ने हथियार डाल दिए और इसने अकबर
से संधि कर ली। ठीक है, आसकरण ने संधि कर ली। उसके बाद जो है डूंगरपुर का एक तरह से पराभव का काल ही शुरू हो गया, मुगलों की अधीनता रही। मुगलों के जाने के बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो यहाँ मराठों के नेतृत्व में दावे शुरू हो गए थे और बांसवाड़ा से लगातार इनका झगड़ा चलता रहा था। ठीक है, अब काका बाबा में झगड़े शुरू हो गए तो मराठों और बांसवाड़ा से लगातार झगड़ों ने डूंगरपुर की कमर तोड़ दी। ठीक है, और यहाँ के शासक जसवंत सिंह ने, इसका कार्यकाल 1808 से 1845 तक रहा। इसने 11 दिसंबर 1818 को अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। ठीक है, संधि कर ली। यहाँ का शासक 1857 में, इसका नाम था उदय सिंह। उदय सिंह 1857 में जो है डूंगरपुर का शासक रहा और उसने 1857 में अंग्रेजों की बड़ी मदद की। इसने क्षेत्रीय और यहाँ के जो स्वतंत्रता के दीवाने लोग थे उनको दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। उदय सिंह के बाद यहाँ का शासक जो अंतिम शासक हुआ वो था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह 1918 से 1948 तक यहाँ का शासक रहा। ये लक्ष्मण सिंह जो है ये एक नरेंद्र मंडल हुआ करता था, जिसमें कुछ राजाओं ने मिलके, देसी राजाओं ने मिलके अपनी समस्याओं को सम्राट तक या ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मंडल बनाया, एक संगठन बनाया, उसको नरेंद्र मंडल कहते हैं। तो इस नरेंद्र मंडल का ये सदस्य रहा लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो है ये भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे। भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा के भी सदस्य रहे। और जब डूंगरपुर का विलय संयुक्त राजस्थान में हो गया था तो उस समय इनको उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर से ये डूंगरपुर के कुछ महत्वपूर्ण शासक हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं बांसवाड़ा को। तो अपने को ध्यान में है कि जगमाल के समय बांसवाड़ा एक स्वतंत्र इकाई हो गया और जगमाल के उत्तराधिकारी प्रताप सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। उधर आसकरण ने संधि की थी डूंगरपुर में और यहाँ प्रताप सिंह ने मुगलों से संधि कर ली। अब प्रताप सिंह के बाद मेवाड़ जो है वो लगातार यहाँ आक्रमण करता रहा और डूंगरपुर जो है कमोबेश मेवाड़ के अधिकार क्षेत्र में ही रहा। डूंगरपुर बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के जो राजा है मेवाड़ के सामंतों की तरह ही रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि मेवाड़ जो है बार बार यहाँ आक्रमण करता था, कभी टीका दौड़ के बहाने, और इनसे भारी मात्रा में दंड और हर्जाने भी वसूल किया करते थे। और मेवाड़ के महाराणाओं के राज्याभिषेक के समय ये जो राजा थे ये उनको टीका दस्तूर भी दिया करते थे। ठीक है, प्रताप सिंह के बाद राज सिंह मेवाड़ का जो यहाँ वर्चस्व बना हुआ ही था, लेकिन जब मेवाड़ के राणा थे महाराणा राज सिंह के समय जब औरंगजेब में और मुगलों में थोड़ी सी खटास, औरंगजेब और मेवाड़ में थोड़ी सी खटास आ गई थी, मुगल और मेवाड़ के संबंध जो है वो अपने निम्न स्तर पर चले गए थे, तो औरंगजेब ने बांसवाड़ा को फिर से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ के एक शासक उम्मेद सिंह हुए। उम्मेद सिंह
इन्होंने जो है 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, अपने को ध्यान में है कि इधर जसवंत सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की और इधर जो है उम्मेद सिंह बांसवाड़ा के राजा ने 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। 1857 में यहाँ के रावल हुए लक्ष्मण सिंह। इन्होंने भी जो है 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। देसी राज्यों के जो सैनिक थे और जो अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना चाहते थे, उन लोगों का साथ इन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने नहीं दिया। और यहाँ के अंतिम शासक जो हुए वो हुए चंद्रवीर सिंह। ठीक है, सिंह ने जब राजस्थान में विलय हो रहा था बांसवाड़ा का, तो चंद्रवीर सिंह ने कहा, जो इस बांसवाड़ा गोहिल वंश के अंतिम शासक रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और इस प्रकार जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों क्षेत्र जो है वर्तमान राजस्थान में मिल गए, इसके भाग बन गए। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास एक छोटा सा राज्य और था, वो था प्रतापगढ़। इसको भी देख लेते हैं। शुरुआत में ये मेवाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत ही था। प्रतापगढ़ उस समय राजधानी बना नहीं था। सबसे पहले जो है इसके दो कस्बों के नाम आते हैं, सादड़ी और देवलिया, यानी देवगढ़। ठीक है, सादड़ी जो है वो निम्बाड़ा के पास है और देवलिया जो है वो प्रतापगढ़ से 15 किलोमीटर के आसपास दूर है। ठीक है, ये एक ऊंचे पठार पे स्थित है। तो प्रतापगढ़ का राज्य बनने की शुरुआत कुछ यूं हुई कि हमें ध्यान में है कि मेवाड़ के महाराणा मोकल हुए। ठीक है, मोकल का पुत्र क्षेम सिंह, ये महाराणा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। लेकिन मोकल के बाद महाराणा कौन बना? कुंभा। चूंकि कुंभा को पता था कि ये एक बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है, तो ये कुंभा के व्यवहार से नाराज हो गया और मेवाड़ से निकलकर इस क्षेत्र में आ गया। ठीक है, और इस क्षेत्र में आने के बाद इसने सादड़ी पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन कुंभा ने आक्रमण करके और सादड़ी से इसको निकाल भगाया। और जब तक कुंभा शासक रहा तब तक सादड़ी जो है इसके अधिकार में नहीं रही। लेकिन कुंभा की मृत्यु के बाद जब उदा कुछ समय के लिए राजा बना था, तो इसने उस समय सादड़ी पे वापस अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेट जो है इनकी राजधानी कहाँ बनी? सादड़ी बन गई। सादड़ी, पहले बड़ी सादड़ी और छोटी सादड़ी दोनों जो है एक ही हुआ करते थे, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गई। अब क्या हुआ कि रायमल ने इसको वापस वहां से हकाल दिया, तो ये चला गया मालवा के राजा की शरण में, मालवा के शासक के शरण में चला गया। और वहां से इसको छोटा सा भाग प्राप्त हुआ और वो कहलाया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का जो ज़्यादातर हिस्सा वो मालवा का हिस्सा ही है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का हिस्सा वहां से इसको मिला और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करने की कोशिश की? सादड़ी में। लेकिन इसकी दाल गली नहीं। लेकिन इसका वंशज हुआ एक सूरजमल। एक छोटा सा क्षेत्र तो इसको मालवा के शासक की कृपा से मिल ही गया था। वो सूरजमल जो हुआ इसका काल था 1473 से 1530। ठीक है, इसने जो है देवलिया को यानी देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है ना। और सूरजमल हमेशा मालवा के पक्ष की तरफ से लड़ा और जब मालवा ने मेवाड़ पे चढ़ाई की तो सूरजमल ने भी मालवा का साथ दिया। लेकिन विचित्र बात देखो कि जिस सूरजमल ने मेवाड़ के खिलाफ मालवा का साथ दिया, उसी का पुत्र रावत बाघ सिंह,
ये 1534 ईस्वी में जब मेवाड़ पे बहादुर शाह ने, गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तो उस समय रावत बाघ सिंह इसके नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना लड़ी थी और रावत बाघ सिंह की उसमें मृत्यु हो गई थी। और जो चित्तौड़ के किले का पहला जो दरवाज़ा है पोडन पोल, उसके जो बाहर की तरफ इसकी वहाँ एक चबूतरे पे स्मारक सा भी बना हुआ है। वो अपना एक वीडियो है चित्तौड़ का दुर्ग, ठीक है, इसमें वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब रावत बाघ सिंह चित्तौड़ में मारा गया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ शासक बना हरि सिंह। हरि सिंह इसका कार्य ये लगभग 1648 के आसपास जो है शाहजहां ने इसको खिल्लत भेजी। और औरंगजेब ने भी जो है इसको यहाँ का स्वतंत्र राजा मान लिया। तो इसका मतलब हरि सिंह वो पहला शासक यहाँ का था जिसको मुगलों ने यहाँ के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है। और औरंगजेब का इसको संरक्षण प्राप्त था। इसके बाद रावत गोपाल सिंह हुए और रावत गोपाल सिंह इनकी मेवाड़ के राणा से और जयपुर के जय सिंह से अच्छी मित्रता थी, इसलिए इन्होंने प्रतापगढ़ को विनाश से बचाए रखा। लेकिन इसके पुत्र सालिम सिंह इसके काल में आते आते स्थितियां खराब होने लगी और सिंधिया ने और दूसरे मराठा सरदारों ने प्रतापगढ़ में लूट खसोट करना प्रारंभ कर दी। यहाँ से चौथ वसूली इन्होंने शुरू कर दी। हालत इतनी खराब हो गई कि मराठों की वजह से सालिम सिंह के पुत्र सामंत सिंह को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। इसने अपना दूध नीमच की छावनी में भेजा और संधि के लिए आगे से खुद ही प्रस्ताव भेजा इसने, ठीक है। इसने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो 1818 में संधि किसने की? सामंत सिंह ने, ठीक है। 1857 में यहाँ का जो राजा था वो था दलपत सिंह। इसने इस गदर के समय बहुत अंग्रेज भक्ति दिखाई और अंग्रेज भी इससे बड़े खुश हुए और इसके बाद इसको 15 तोपों की सलामी का सम्मान अंग्रेजों ने प्रदान किया। किसको किया? दलपत सिंह को। इसके बाद यहाँ जो महाराणा हुए, मतलब रावत हुए, उदय सिंह, इनका कार्यकाल था 1864 से 1890। ये वो व्यक्ति था जो वर्तमान जो प्रतापगढ़ है अपनी राजधानी वहाँ लेके आए और यही इन्होंने महलों का निर्माण कराया। तो देवगढ़ से राजधानी प्रतापगढ़ लाने का श्रेय किनको है? रावत उदय सिंह को, और ये इन्होंने महल वगैरह बनवाए। इनके बाद रघुनाथ सिंह हुए। रघुनाथ सिंह, इनके काल में एक बड़ी घटना हुई जिसके कारण थोड़ा विशिष्ट हो जाता है। सीता माता का अभ्यारण्य क्षेत्र है, सीता माता अभ्यारण्य क्षेत्र। इस क्षेत्र को लेकर मेवाड़ और प्रतापगढ़ के बीच में विवाद हो गया। मेवाड़ उस पर अपना अधिकार जमाता था क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो चित्तौड़ की बड़ी सादड़ी के क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। तो मेवाड़ अपना अधिकार बता रहा था, प्रतापगढ़ अपना अधिकार बता रहा था। मामला पॉलिटिकल एजेंट के पास गया और उन्होंने निर्णय दिया कि सीता माता का अभ्यारण्य जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ का ही क्षेत्र माना जाएगा। तो रघुनाथ सिंह जी के समय ये मामला हो गया कि सीता माता का क्षेत्र किसका माना जाएगा? प्रतापगढ़ का। और यहाँ के जो अंतिम शासक हुए वो हुए राम सिंह, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें राजस्थान में प्रतापगढ़ का विलय हो गया।
ठीक है, तो इस तरह अपन ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों जो इस क्षेत्र के हिस्से हैं ये अपन ने देख लिए हैं। और अगले भाग में हम जो है जोधपुर के इतिहास से यानी मारवाड़ के इतिहास से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।